आ जाओ, एकदम फ्रेश टॉपिक है। पार्ट कौन सा है? ई। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हेडिंग में साफ साफ लिखा है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हम इसमें दो चीजें मेनली पढ़ते हैं कि शेयर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कब कब ट्रांसफर हो सकता है, कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर जब आप कर रहे हो तो भाई कंपनी में एक बार इंटीमेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रशंसा को अपने शेयर्स बेच रही हूँ तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा है? मेरा। तो मैं कंपनी को इन्फॉर्म करूंगी कि भाई आप प्रशंसा का नाम लिख दो, ठीक है, सॉरी हो जाता है, प्रशंसा का नाम लिख दो। तो कंपनी को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा ना, और इसके और मेरे बीच में ये मूवेबल प्रॉपर्टी बेची गई है तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम बताओ। ट्रांसफर डीड बोल सकती हूँ उसे, ठीक है, एक अग्रीमेंट जिससे मैंने बेचा है शेयर। तो वो ट्रांसफर अग्रीमेंट मुझे देना पड़ेगा, वो डीड देनी पड़ेगी किसको? कंपनी को। और साथ में मुझे अपना पुराना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उस सर्टिफिकेट में मेरा नाम लिखा है। अब कंपनी उसे लेगी और फिर इसका नाम चेंज कर कर इसको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी। बात समझ में आ रही है? तो ये होल प्रोसेस होती है, कितने टाइम पर क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ये तो था ट्रांसफर। ऐसे ही क्या होता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के केस में क्या होता है कि डैडी की डेथ हो गई है, देन बेटे को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये बात इंटीमेट करना होगा। कंपनी को कोई सपना नहीं आने वाला है कि भाई कितने चिल्ड्रन हमारे जिंदा है और कितने खत्म हो गए, कंपनी को बताना पड़ता है। तो फिर बताएंगे तभी जाके नाम चेंज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद करो, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ड्यूरेशन पढ़ा था कि टाइम लिमिट पड़ी थी कि शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके देने की। उसमें ट्रांसफर ट्रांसमिशन भी था। बताओ कितना ड्यूरेशन था? जाकर देखो, अब 2 महीने है ना तुम लोग के। देखो देखो जाओ, चलिए फटाफट। हेडिंग क्या लिखी है समझ में आ गया ना? 1 महीना, 1 महीने में देना है, याद रहेगा, आगे चल के पूछूंगी। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक मेंबर है ना शेयर को बेच रहा है किसी और पर्सन को, ठीक है। ओनर ऑफ द शेयर ट्रांसफर इज ओनरशिप ऑफ द शेयर, दैट्स इट। इन्होंने कहा ट्रांसफरेबिलिटी। सेक्शन 44 पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में कि जो शेयर है वो हमारी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर हमारा एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रांसफर करने का जो राइट है वो रिस्ट्रिक्ट है कि प्रोहिबिटेड है? अगर प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्ट है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मतलब प्रोहिबिटेड है कि नहीं है? है ही नहीं। वेरी गुड। अगर आपसे ये पूछा जाता है राइट टू शेयर, सॉरी राइट टू ट्रांसफर, ये जो राइट है ये रिस्ट्रिक्टेड है कि प्रोहिबिटेड है? तो आपको बोलना है कि रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो ये जो राइट है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई भी किसी को बेच सकता है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। चलिए रीड करेंगे। राइट टू ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड। ये प्रोहिबिटेड होता ही नहीं है। इवन प्राइवेट कंपनी को भी तो बोला है ना आप बेच सकते हो, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है। याद करो क्या कंडीशंस थी? पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर दो, ठीक है। अब बच्चों एग्जिस्टिंग मेंबर ना एक तरीके से पागल बना रहे हैं मेंबर को। वो बोल रहे कि भाई हम अपने मनमानी रेट 1000 रुपए के शेयर को कह रहे हैं 10 रुपए में बेच, हम खरीदने को तैयार है। अब मुझे बताओ वो जो बंदा जो बेचना चाहते हैं उसके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उसको साफ साफ आर्टिकल में लिख दिया कि भाई आपको अपने मेंबर्स को बेचना पड़ेगा, और अपने मेंबर्स क्या करे? नालायकी करे 10 रुपए में, तो क्या वो बेचेगा? नहीं। तो हम ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशन में वो जो शेयर होल्डर है, मेंबर है, वो बाहर शेयर्स बेच सकता है। अगर डायरेक्टर, अगर बाकी के सारे मेंबर मनमानी करे तो ऑब्वियसली उसके पास तो राइट होगा बाहर बेचने का। ऐसी कोई आप कंडीशन रख सकते नहीं हो जो एकदम लॉ के अगेंस्ट हो। तो डायरेक्टर को ये राइट दिया जाता है, प्राइस आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये प्राइस एकदम क्या होनी चाहिए? फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि मनमानी ना चले। चलिए, ओनली द परमिशिबल रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर कैन नॉट बी कंटेन इन दी आर्टिकल। तो जनरल बातें लिखी है। सेक्शन 44 क्या है? बोलता है आपका शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप चाहो तो इसे बेच सकते हो, लेकिन हमेशा ये राइट रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, लेकिन प्रोहिबिटेड कभी भी नहीं होता। पब्लिक कंपनी के लिए तो फ्रीली होता है और प्राइवेट के लिए रिस्ट्रिक्टेड। अभी जो हम ये सेक्शन पढ़े, सेक्शन 56 पढ़े, तो जो कुछ भी बातें पढ़ेंगे एज पर अंडर 56 के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को लेकर वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई। प्राइवेट कंपनी के पास ये जो राइट है वो क्या है? रिस्ट्रिक्ट है। क्यों रिस्ट्रिक्शन है? थोड़ा सा लॉजिक बताओ। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, 10 लोगों ने, 10 दोस्तों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट करी है। कोई भी ऐरा गैरा आ जाएगा क्या? नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट प्रिजर्व करना शेयर होल्डिंग का कंपोजिशन। ये हम 10 ही लोग की बात कर रहे हैं,
ये 10 लोग कोई बाहर के बंदे को ले रहा है तो पहले ऑफर किसको दे दिया जाए, यही 9 लोग पहले खरीद ले। तो हम चाहते हैं, हम प्रिजर्व करना चाहते हैं कि जो हमने 10 लोगों का जो कॉम्बिनेशन बनाया, ये कॉम्बिनेशन ना टूटे, किसी को जाना है तो चले जाए लेकिन हम ही को बांट कर जाए, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्ट किया गया, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। क्लियर है? तो ये पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, किसी को भी बेचो, पूरी जनता वैसे ही स्ट्रेंजर है, कोई किसी को वैसे ही जानता नहीं है। ठीक, चलिए। रिस्ट्रिक्शन राइट टू ट्रांसफर इज नॉट प्रोहिबिटेड, रिपीट है। रिस्ट्रिक्शन कंटेंट जो भी आर्टिकल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट होंगी, रिपीट है। अजय, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल, जनरल रूल। रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी में, रिस्ट्रिक्शन है, जनरल रूल है। ये रिस्ट्रिक्शन कहां लिखी हुई है? आर्टिकल में। आर्टिकल में मैंने आपको बता दिया क्या लिखा हुआ है कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दो, यहां तक चीज क्लियर है। अब जब लिखा है नॉट एप्लीकेबल, दैट मींस इसमें क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत है क्या? बिना पूछे दे दो। किस किस को दे सकते? कंपनी का एक मेंबर है, कंपनी का एक मेंबर है, अपने बेटे को देना चाहता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहता है, दे सकता है क्या? हाँ, पूछने की जरूरत नहीं है, अपने बेटे के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी स्ट्रेंजर को देना चाहता है तो रिस्ट्रिक्शन है, एज पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम चलेगा। हम पढ़ रहे हैं जनरल रूल, रिस्ट्रिक्शन है, नॉट एप्लीकेबल मतलब एक्सेप्शन, बिना पूछे दे सकते हो, अपने बेटे को दिया जा सकता है, अपनी बेटी को दिया जा सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन इंसान जब जिंदा है तभी। इन्होंने कहा इन केस ऑफ डेथ, अब डेथ हो गई है तो क्या लिखा है? शेड्यूलर की डेथ होगी तो भैया किसको जाएगा? नेम ऑफ उसके लीगल हायर्स को जाएगा। तो पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में बाप बेटे को ही दे रहा है, लेकिन पहली सिचुएशन में क्या है? बाप जिंदा है, और दूसरे केस में क्या है? बाप की डेथ होगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? लेकिन क्या एग्जिस्टिंग शेड्यूलर को पहले ऑफर देना है क्या? नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? जनरल रूल रिस्ट्रिक्शन है, पूछो, एक्सेप्शन पूछने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर के लोगों को देने की जरूरत नहीं है, इनकेस जिंदा है, इनकेस डेथ होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर एग्जिस्टिंग मेंबर वुड बी, क्या लिखा है? हैव। क्या प्राइवेट कंपनी राइट इश्यू दे सकती है? प्राइवेट कंपनी राइट इश्यू दे सकती है। चलिए वापस आते, पब्लिक कंपनी किस किस तरीके से पैसा उठा सकती है? पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी कितने तरीके से पैसा उठा सकती है? राइट इश्यू और प्राइवेट प्लेस, मतलब पब्लिक ऑफर नहीं, मतलब राइट इश्यू दे सकती है ना। मान लो कंपनी ने अपने उन 10 मेंबर्स को क्या दिया है? राइट इश्यू। तो राइट इश्यू में एक राइट आ जाता है, वो क्या आता है? राइट टू रेंसेशन। अब जब इन्होंने रेंसेशन का राइट खुद ही दे दिया, इससे अच्छा ये राइट इश्यू करते ही नहीं ना, नॉर्मल इश्यू लेकर आते। तो अगर आपने राइट इश्यू कर रखा है तो अब क्या आपको वही वाली कंडीशन लगेगी क्या? नहीं नहीं, पहले एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से पूछो, एग्जिस्टिंग ही तो है, सबसे ही तो पूछ रहे हैं। अगर ये किसी को अब अनाउंस कर रहा है तो क्या कर सकता है? हाँ, नो ट्रांसफर शेयर टेकन प्लेस, और इसे हम ट्रांसफर करना भी बोलते नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर क्या है? क्या ट्रांसफर करने में पहले ओनर बनना होता है, बिना ओनर बने हमने किसी और को पलटा दिया, तो इसे ट्रांसफर करना भी बोलते नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर डिस्कशन ये पॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि एग्जाम में केस लॉ के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। समझिए केस स्टडी, एक केस आ जाता है जिस केस में साफ साफ लिखा है कि एक प्राइवेट कंपनी है, शेयर ट्रांसफर करना चाहती है। ठीक है, अब ट्रांसफर के केस में उन्होंने क्या किया? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को राइट इश्यू दिया गया था, उसने राइट इश्यू ये रेनेंस कर दिया। अब जब ये रेनेंस कर दिया है तो दूसरे वाले शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन रेस करे। अब मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं? चले वापस से, 10 लोग मिलकर एक कंपनी चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स है? 10। कंपनी ने इशू किया, क्या इशू किया? राइट इशू। राइट इशू किया है, दैट मीन्स इनके पास क्या होगा? राइट टू रेनाउंस वाला भी राइट होगा। उसमें से एक मेंबर ने क्या किया? राइट टू रेनाउंस वाला राइट यूज कर लिया। बाकी के 9 लोग ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं कि इसने बिना हमसे पूछे कैसे ये कर लिया। आप लोगों से अब मैं पूछ रही हूं, क्या इसका जो रेनाउंस करना है ये वैलिड है कि इनवैलिड है? ये बताओ। वैलिड है, क्योंकि हमने साफ साफ पढ़ा है कि रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये क्या ट्रांसफर कर रहा है क्या? ये तो ट्रांसफर का केस ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर करने के लिए पहले ओनर बनना होता है। मुझे बोला गया ओनर बन जाइए, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बन रही, कोई और बन रहा है। तो क्या ये कर सकती हूँ? हाँ। और इसे बेचना नहीं बोलते, इसे बेचना बोलोगे क्या? बेचने के लिए पहले मालिक तो बनो। आप मालिक ही नहीं हो, आपको तो बस एक मौका मिला था, ये मौका आपने किसी और को दिया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो, ये तो था प्राइवेट कंपनी। रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर, इन्होंने कहा 2 तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कितने तरीके से? 2। आपको आपकी मॉड्यूल में 3 दिखेंगे, वो गलती से उन्होंने 3 बना दिया, अदरवाइज 2 ही है। पहले क्या लिखा है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन,
यहां दिख रहा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्रीएम्पशन क्लॉज, ये एक्चुअल में कंटिन्यू इसका पॉइंट है ए बी और ये है सी नीचे, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स है ऊपर, क्या बता के रखा है, कितनी मेथड है, 2। हम कर क्या रहे, प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन डालिए ट्रांसफर करने को लेकर, यही हो रहा है ना। तो 2 तरीके रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, कितने तरीके से, 2। पहला तरीका क्या लिखा है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। चलो पहले इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इफ अ मेंबर विश टू सेल, मेरे एग्जाम्पल में अभी प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, उसमें से एक मेंबर की इच्छा है, क्या वो करना चाहता है, बेचना चाहता है। लेकिन इच्छा है तो सबसे पहले आर्टिकल क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग शेयर को फर्स्ट टू बी ऑफर टू अदर एग्जिस्टिंग मेंबर, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बाकी 9 लोगों को ऑफर देना है, यस और नो। लेकिन अब झगड़ा क्या होगा, प्राइस क्या होगी, इसको लेके बहुत झगड़ा होता है। तो कंपनीज एक्ट ने साफ साफ बोल दिया प्राइस डिटरमाइन करेगा कौन, कंपनी का डायरेक्टर, और उसे क्रॉस चेक करेगा कौन, कंपनी का ऑडिटर। ऑडिटर मतलब कंपनी के अंदर का सीए कि बाहर का सीए, बाहर का सीए, बाहर का सीए मतलब हमारा प्रैक्टिसिंग सीए से। तो डायरेक्टर प्राइस डिसाइड करेगा या फिर क्या लिखा है, ऑडिटर, या फिर बाय द यूज ऑफ एक फॉर्मूला सेट कर लिया जाएगा जिस बेस में एक प्राइस कैलकुलेट होगी, ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, ना एग्जिस्टिंग मेंबर को लगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेंबर क्या चाहेगा, मुझे सस्ते में मिले, जो बेचना चाहता है वो क्या चाहेगा, महंगे में बेच के। तो भाई इसमें झगड़ा हो सकता है, तो डायरेक्टर ऑडिटर और हमने एक फॉर्मूला सेट कर दिया, इससे जो प्राइस होगी वो प्राइस में बेचा जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, जो भी आर्टिकल में लिखा है, इफ नो एग्जिस्टिंग मेंबर एक्वायर शेयर, कोई भी वो जो 9 मेंबर्स थे किसी ने भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो इन दैट केस अब वो क्या करेगा, बाहर के बंदे को बेच सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो प्रपोज कर सकता है ट्रांसफर, कोई भी बाहर का अदर हो सकता है। ये सारी कहानी हम पहले ही समझ चुके हैं, बस इसे रीड कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, मेंबर इज नॉट बाउंड टू सेल हिज शेयर टू दी मेंबर, क्या मेंबर बाउंड है क्या कि उसे बेचना है तो अपने ही मेंबर को बेचना है, क्या हम ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं क्या, नहीं। मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शन हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो वो एक तरीके से प्रोहिबिट नहीं कर रहे। हमने क्या बोल दिया कि भाई मेंबर को ही बेचना है, अब जब मैं बेचने आ रही हूं तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या मैं बेच पा रही हूँ, मुझे एक तरीके से प्रोहिबिट कर दिया है ना। तो क्या प्रोहिबिशन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन क्या है, बेचो, इन लोग को पहले ऑफर दो, खरीदते तो बढ़िया, अदरवाइज बाहर जाए। तो उन्होंने कहा एक मेंबर को बाउंड कर दिया है कि दूसरे मेंबर को ही बेचना, आप ऐसी कोई कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अपने आर्टिकल में। चलिए, प्रीएम्पशन जो क्लॉज होगा ये आप आर्टिकल में लिखते हो, प्रीएम्पशन क्लॉज, ठीक है। कैन नॉट प्लेस कंप्लीटली बैन, किसी को भी बैन नहीं करोगे ट्रांसफर करने से, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली बैन करो तो इसे हम प्रोहिबिट मानते। क्या पहला तरीका समझ में आया, ये पहला तरीका तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है शेयर ट्रांसफर करना, तो रिस्ट्रिक्शन से मतलब हमारा इसी रिस्ट्रिक्शन से था, क्लियर है। नेक्स्ट, कुछ नहीं, वैल्यूएशन की बात करें, ऊपर ही हम पैराग्राफ में पढ़ चुके, कौन इसकी प्राइस डिसाइड करता है, वैल्यूएशन करता है डायरेक्टर, क्रॉस चेक करने के लिए कौन है, ऑडिटर। यही लिखा है प्रीएम्पशन क्लॉज, पर्सन हु मेड द वैल्यूएशन, अगर डायरेक्टर ने जानबूझकर मिला हुआ है बाकी 9 मेंबर से, क्या करता है वैल्यूएशन, नेग्लिजिबल या फिर फेल हो जाता है, तो जो शेयर ऑफ द वैल्यूएट ट्रांसफर में भी वो क्या कर सकता है, केस किया जा सकता है और उसके लिए वो डैमेजेस भी क्लेम करेगा। तो सिंपल बातें लिखी हैं, ये मेथड का ही पार्ट है। तो अभी हमने एक ही मेथड पढ़ी, पहली मेथड समझ में आई। चलिए दूसरी मेथड की पहले बस हेडिंग पढ़ो और बताओ क्या लिखा है, पावर ऑफ डायरेक्टर टू रिफ्यूज। पहला इन्होंने क्या बोला, आर्टिकल में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, और आर्टिकल में क्या लिख दिया, एग्जिस्टिंग को ऑफर दो, यही है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, और ये पावर क्या है, डिस्क्रिएशन, ये पावर क्या है, डिस्क्रिएशनरी। दैट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकते हैं, खुद ही से मना कर सकते हैं कि हम ट्रांसफर होने देंगे नहीं। लेकिन याद रखना इस पावर का जो यूटिलाइजेशन होगा वो पर्सनल के लिए होगा कि कंपनी के पर्पस के लिए होगा, कंपनी के लिए। अगर पाया जाता है कि डायरेक्टर मना कर रहा है कोई पर्सनल रीजन के कारण, तो उसका ये मना करना माना जाएगा क्या, नहीं, केस हो जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाइए। कंपनी के बिहाफ में बोल सकता है कि कंपनी के हित के लिए हम करें, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके फेवरेबल के लिए करें, तो किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 2 तरीके थे क्या करने के, रिस्ट्रिक्शन डालने के, या तो आर्टिकल में डाल दो, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दो। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब ये यूज करेंगे तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे नहीं, फटाफट रीड करेंगे। पावर ऑफ द डायरेक्टर टू रिफ्यूज एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दी गुड फेथ। जवाब भी नहीं दिख रहा है, लास्ट लाइन में दिख रहा है बच्चा, गुड फेथ, अरे ये तो रुक गया, नीचे एक केस रह गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन, क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कंपनी के लोगों को उसको देने का है, क्लियर है।
प्राइवेट समझ में आ गया? पढ़ क्या रहे? टॉपिक क्या है? ट्रांसफर करना। क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है? उनके मेंबर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक कंपनी के केस में क्या था? यही लिखा है, पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिपॉजिटरी के पास कोई डिस्क्रिएशन नहीं है। क्या वो मना कर सकते हैं? नहीं। स्टॉक मार्केट से कोई भी खरीदा है, किसी को भी बेच रहा, ठीक है। चलिए, ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है, ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें वो आराम से ट्रांसफर हो जाता है। आपको एक लंबे चौड़े प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ द पब्लिक एज वेल एज, क्या लिखा है? बाइंडिंग द इन्वेस्टर द प्राइवेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। जनरल रूल क्या है? फ्रीली ट्रांसफर। एक्सेप्शन, अगर कंपनी ने क्या कर लिया है, पब्लिक कंपनी ने उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के साथ क्या कर लिया? एक प्राइवेट एग्रीमेंट कर लिया है, तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? हाँ, वापस जनरल रूल फ्रीली ट्रांसफरेबल है। एक्सेप्शन, पब्लिक कंपनी के साथ आकर किसी शेयर होल्डर ने क्या कर लिया है? अग्रीमेंट कर लिया है, कोई पर्सनल, ये प्राइवेट अग्रीमेंट है, पर्सनल अग्रीमेंट भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 2 या मोर पर्सन आपस में, तो ये एक दूसरे को बाइंड करेंगे कि हाँ, अगर आपको बेचना है तो इस इन्वेस्टर को बेचना है, अदरवाइज नहीं बेचना। क्लियर है? वही जो रिस्ट्रिक्शन हमने प्राइवेट में पढ़ी थी, ये थ्रू कैसे होगा? पर्सनल एग्रीमेंट के थ्रू। लेकिन जनरल रूल क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंस्ट्रूमेंट जहां कहीं भी आएगा दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट डीड की बात करें। अब रीड करो क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इसे मैं ट्रांसफर डीड बोलती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ट्रांसफर डीड। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, सिंपल ट्रांसफर डीड। चलिए, अब एक डीड बनाई जाती है, कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, उस डीड की बात करते हैं। फॉर्मेट इन्होंने बोल रखा है, कहां दे रखा है? SH4 में। तो वो जो SH4 है, फॉर्मेट दे रखा है, वो डीड आप दे दो, सामने से कंपनी को प्रेजेंट करो, ताकि कंपनी नाम पे रजिस्टर में जो भी नाम है उसे चेंज कर सकती है। चीज यहां तक क्लियर है? ये लिखा है, इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी तब मानेगी ये ट्रांसफर हो गया है जब आपका जो वो ट्रांसफर डीड पहुंचेगा ना कंपनी के पास, इंस्ट्रूमेंट पहुंचेगा ना, वो क्या क्या होना चाहिए? ड्यूली स्टैम्प्ड। स्टैम्प मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए। समझना, घर बेच रहे हो, घर बेचने के लिए स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट में साइन होता है, यही होता है ना। दैट मीन स्टैम्प पेपर खरीद ले, मतलब स्टैम्प ड्यूटी सरकार को पे कर दी। पेपर खरीदा है कभी? नहीं खरीदा तो खरीदोगे, आर्टिकलशिप में सब सीखोगे, यही सब होता है, ठीक है। स्टैम्प पेपर खरीदने जाओगे तो स्टैम्प ड्यूटी सरकार को दी है। पेपर खरीदना मतलब सरकार को पे कर दिया। उसमें अग्रीमेंट लिखा जाएगा, उस अग्रीमेंट में पूरा टाइप वाइप हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे, किसके? ट्रांसफरर के भी और ट्रांसफरी के भी। तो भाई शेयर ट्रांसफर करने के लिए भी यही करना पड़ता है आपको। अग्रीमेंट में लिखा होगा मिस्टर ए ने बी को बेचा इतने प्राइस के शेयर्स। क्लियर है? तो ड्यूली स्टैम्प्ड है मतलब क्या? स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी है। डेटेड है, स्टैम्प पेपर में, अग्रीमेंट में डेट नहीं लिखोगे क्या? ये तो पता कैसे चलेगा कब बेचा था? डेट लिखना बहुत जरूरी होता है। फिर क्या लिखा है? एग्जीक्यूटेड मतलब एग्जीक्यूशन से नहीं है, एग्जीक्यूटेड मतलब साइन है। एग्जीक्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर है इसमें। पहला क्या है? स्टैम्प ड्यूटी पे है, दूसरा डेट लिखी है, तीसरा सिग्नेचर कर रखे हैं बाय ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफर, दोनों ने कर रखे हैं सिग्नेचर। यहां तक चीज क्लियर है? डिलीवर कर दिया किसको? कंपनी को। कंपनी तब आपका एक्सेप्ट करेगी शेयर सर्टिफिकेट कि मैं ट्रांसफर करूँ जब आप उसको क्या दोगे? एक सही ट्रांसफर डीड दोगे। एक सही ट्रांसफर डीड में क्या क्या होना चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी पे, उसमें एक डेट लिखी होनी चाहिए, ट्रांसफर के साइन होने चाहिए। बाय द ट्रांसफर और ट्रांसफरी, इनमें से कोई भी एक बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो डिलीवर करे। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर प्रशंसा के नाम पे अगर शेयर्स बेचे तो ट्रांसफरर भी दे सकता है और ट्रांसफर भी अप्रोच कर सकता है कंपनी को, लेकिन बस डीड कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कितने टाइम के अंदर? विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज डिलीवर करना है। फिर वो देखेंगे, सारी चीजें क्रॉस चेक करेंगे, चेक करने के बाद कितने दिन में तुमको शेयर सर्टिफिकेट इशू करके देंगे? 1 महीने के अंदर, ठीक है मेरे नालायक बच्चों। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब सिग्नेचर अलॉन्ग विद दी सर्टिफिकेट, वो उसी डेट की बात करते हैं। 60 डेज के अंदर जब भी आपने साइन कर दिया मतलब आपकी डीड कंप्लीट हो गई, 60 डेज के अंदर भेज दो, ठीक है। चलिए, साथ में क्या देना है? अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू सिक्योरिटी। मैं पुराना शेयर सर्टिफिकेट दूंगी, मतलब कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट जाएंगे। पहला क्या? डीड, दूसरा क्या? सर्टिफिकेट। वो आप चेक करेंगे, ड्यूटी, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। इफ नो सच सर्टिफिकेट, रिलेटेड सर्टिफिकेट, इन्होंने क्या बोल दिया? सर्टिफिकेट नहीं दिया आपने, ये क्या बात हुई? हो सकता है क्या पॉसिबल? हो सकता है मेरा सर्टिफिकेट गुम हो गया, कुछ भी, मैंने एक्सवाइजेड रीजन बोला, मैंने कहा कि मैं असली ओनर हूँ लेकिन मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, एक दिन बाढ़ आई थी, आग लग गई थी, भूकंप आया था, जो कुछ भी हुआ था,
जेन्युइन रीजन बताया कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि उन्होंने क्या बोल दिया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। याद करो एक प्रोसेस होती है, पहले कंपनी आपको देती है प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एब्रेज्ड होता है, साथ में क्या आता है, एप्लीकेशन फॉर्म। आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर के मुझे क्या दोगे, पैसे, पैसे के बाद एक बोर्ड मीटिंग होगी, मैं क्या डिसाइड करूंगी, अलॉटमेंट, फिर मैं आपको एक अलॉटमेंट का लेटर दूंगी, फिर वो अलॉटमेंट के लेटर के बाद आप मुझे क्या दोगे, अलॉटमेंट का मनी। मतलब आप कह रहे हो शेयर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, लेकिन क्या वो लेटर है अलॉटमेंट का, वो दे दो। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो, जो भी एक्सपेक्टेड रीजन है, प्लीज कुछ तो प्रूफ दो। उस कुछ तो प्रूफ में उन्होंने क्या बोल दिया कि भैया लेटर ऑफ अलॉटमेंट सिक्योरिटी ही दे दो, उससे हम काम चला देंगे। इन केस लॉस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये क्या बात हो गई, पहले बताओ, जितना भी समझाया वहां तक समझ में आया? फटाफट हेडिंग क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड कब कंप्लीट मानी जाएगी, उन्होंने डिटेल में बता दिया, 60 डेज के अंदर दे दो। लेकिन सिंगल ट्रांसफर डीड से काम चलने वाला नहीं है, हमें चाहिए साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं दे पाते हो तो क्या देने का, सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो कुछ प्रूफ हो, जैसे कि उन्होंने क्या बोल दिया, एक और लेटर ऑफ अलॉटमेंट। यहां तक चीज समझ में आ गई? अब मैंने अलग से इसे ब्रैकेट में कवर किया है, रीड करते। In case loss of the instrument, the company may register the transfer on the terms of the indemnity. Indemnity word का मीनिंग कंपनसेट करना, भरपाई करना, नुकसान की क्या करना, भरपाई। समझना, मैंने और प्रशंसा ने मिलकर एक डीड बनाई, कंपनी को दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन कंपनी इतनी नालायक, उनसे डीड गुम हो गई। कंपनी से क्या हो गई, डीड गुम हो गई, वो अब देख ही नहीं पाई जो कुछ भी था। तो अब कंपनी कंपनसेशन के फॉर्म में क्या करेगी, इस शेयर को ट्रांसफर कर देगी। बात समझ में आ रही है? हमने तो सब कुछ दिया ना, कंपनी ने घुमा दिया। अगर कंपनी ने घुमा दिया तो एज अ कंपनसेशन उसे अब हमारे इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रीड करो अब एक बार लास्ट वाली लाइन। अब थोड़ी सी डिटेलिंग में जाते। कंपनी ऐसे आंख बंद करके भरोसा कर लेगी क्या? कंपनी कहेगी देखो हमसे डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, प्लीज एक एफिडेविट बना के दे दो कि हाँ तुम ही ट्रांसफर हो, तुम ही ट्रांसफर ही हो, और फिर वो लेकर वो क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। क्लियर है? थोड़ी सी बस डिटेलिंग और कुछ नहीं। चलिए फिर क्या लिखा है, पावर ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर। कंपनी के पास एक और पावर है, बस ट्रांसफर करने की पावर है क्या, ट्रांसमिशन करने की। ट्रांसमिशन आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। पहले तो इसका मीनिंग बताओ, पार्टली पेड अप शेयर मतलब आधा पे किया है। मैंने कहा कि मैं दिशा को एक शेयर बेच रही हूँ, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए पे किए, अभी 2 रुपए बचे। कंपनी चाहे तो बाद में मांग सकती है ना, है ना, जरूरत नहीं होगी तो रिटर्न भी कर सकती है, नहीं भी मंगाए वगैरह वगैरह, रिडक्शन हमने पढ़ा है। मान लो अभी 10 रुपए का शेयर है और मैं इसे बेच रही हूं, ठीक है, दिशा को मैंने बताया ही नहीं, पूरे 10 रुपए ले रही हूं। दिशा से क्या ले रही हूं, पूरे 10 रुपए, कि भाई 10 रुपए का शेयर है, और कंपनी को कितना दिया है, 8 रुपए। कंपनी कल को पैसे मांगेगी तो किससे मांगेगी, दिशा से। तो उसने मुझे 10 रुपए दिए और अलग से 2 रुपए और देगी, कितने रुपए हो जाएंगे उसके, 12 रुपए। गलत किसके साथ हो रहा है, दिशा के साथ। तो मैं एक ट्रांसफर डीड देती हूँ कंपनी को, कंपनी इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी किसको, दिशा को। क्या बोलेगी, ये पार्टली पेड अप शेयर है, आपको पता है ना। दिशा बोलेगी हाँ हाँ मुझे पता है। अगर उससे पता है तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का बस पर्पस क्या है कि भाई कल को हम तुमसे 2 रुपए मांगेंगे, याद रखना हम तुम्हें इसीलिए इंटीमेट कर रहे। अगर दिशा बोलती नहीं मुझे नहीं पता था, तो फिर वो आकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। तो हेडिंग क्या बोल रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है ट्रांसफर का उस शेयर का जो कि क्या फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड है, तो नोटिस टू दी ट्रांसफरी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ट्रांसफरी को बस इन्फॉर्म कर दे कि भाई सुन तू इसे खरीद तो रहा है, रिमेनिंग पैसा बचा है, अब हम तुझसे मांगेंगे तू तैयार है। सामने वाला अगर कहता है हाँ मैं तैयार हूं, मतलब उसे पता है। अगर सामने वाला तब मैं तैयार नहीं, मतलब उसे पता नहीं था, क्योंकि फुल पैसा मुझे दे चुका था। क्लियर है? अंदर का कंटेंट रीड कर लेना, वही लिखा है। हेडिंग नेक्स्ट, टाइम लिमिट किसकी, कंपनी को जब भी आपने ट्रांसफर डीड दिया, जिस दिन पहुंचा वहां से कंपनी को कितने महीने में दे देना है, 1 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट कर कर दे देने का, यही लिखा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ये डिपॉजिटरी कहां से आ गया, इंडिया में 2 डिपॉजिटरी, नाम बताओ पहले, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अगर एनएसडीएल सीडीएसएल है डिपॉजिटरी है, दैट मींस आपके शेयर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो शेयर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है,
आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है तो उनको भी इन्फॉर्म कर दो ना, बस ये लिखा है कि डील विद द डिपॉजिटरी, तो कंपनी इंटीमेट किसको करेगी, डिपॉजिटरी, ताकि रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन होता रहे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ट्रांसफर सिक्योरिटी बाय, अच्छा लीगल रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाते तो क्या समझते हैं, लीगल हायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक ही होते हैं क्या सब, लीगल हायर तो समझ में आ रहा है, फैमिली मेंबर, जनरेशन, बच्चा, बेटा, बेटी, सब कवर हो जाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब लॉयर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बच्चे ही हो, कोई भी एनी अदर पर्सन हो सकता है, मतलब बच्चे हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लीगल हायर लिखा है तो वो बच्चों की ही बात करें। बात समझ में आ रही है, चले हेडिंग समझो अब, ट्रांसफर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहा है, कौन कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक दादा थे, एक दादाजी थे, ठीक है, दादाजी का एक दोस्त था जो कि वकील था, ठीक, दादाजी को ये मालूम है मेरे मरने के बाद मेरी तो चलने वाली है नहीं क्योंकि अब तो मैं चल बसा, तो उसने अपने दोस्त को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जो कि वो लॉयर था, और उसे बता दिया कि सुन मेरे जो शेयर होंगे ना उसका बंटवारा कैसे करना है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर को अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उन्होंने कहा डेथ ऑफ द होल्डर, जब होल्डर की क्या हो जाएगी, डेथ, जब वो जिंदा है तो खुद ही डिसाइड करेगा ना, किसी और का सहारा क्यों लेगा, डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, तो इन्होंने कहा लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेच रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेच रहा है, देखो दादाजी है, दादाजी की तो डेथ हो गई, उसके बदले अब सारे काम कौन कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बेच रहा है। पहली सिचुएशन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ होल्डर, क्या वो होल्डर है क्या, नहीं, होल्डर तो कौन थे हमारे दादाजी थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर दी होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटी, क्योंकि वो रियल होल्डर नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि अब उसे हम होल्डर बना रहे, दैट मीन्स दादाजी ने ये राइट किसको दे दिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। दादाजी ये भी कर सकते कि मेरे पूरे शेयर्स का मालिक कौन हो जाएगा, वही मेरा दोस्त, क्योंकि इसी ने मेरा साथ दिया, बाकी मेरे किसी बच्चे ने साथ नहीं दिया, तो कंपनी सॉरी दादाजी की मर्जी है ना, अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी बेचे, पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, समझते हैं ना भैया, वो दान में भी दे सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, जैसे हम देखते हैं ना प्रॉपर्टी दान में दे दी जाती है, तो ये भी तो प्रॉपर्टी है, तो दान में भी दिया जा सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जरूरी नहीं है वो होल्डर हो भी सकता है और नहीं, ठीक, पेनल्टी आप खुद रीड करना। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ट्रांसफर शेयर बाय डिपॉजिटरी, बोले तो एनएसडीएल सीडीएसएल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, ट्रांसफर किया जा रहा है शेयर्स को किसके द्वारा, डिपॉजिटरी, इंटेंशन क्या है, डिफ्रॉड करने का, जहां फ्रॉड आएगा वहां पे सेक्शन क्या आ जाएगा, अगर पता चलता है किसी भी डिपॉजिटरी ने जो कि एनएसडीएल सीडीएसएल है और उसके अंदर काम करने वाले लोग, दैट वाज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कुछ भी फ्रॉड या डिफ्रॉड से रिलेटेड कोई भी हरकत हमें दिखती है तो सेक्शन 447 आ जाएगा, जो फाइन भी लगाता है और जेल की हवा खाने की भी बात करता है। क्लैरिटी है, स्टैम्प ड्यूटी समझ गए हो, ड्यूली स्टैम्प समझ गए हो, स्टैम्प ड्यूटी क्या लिखा है, एफिक्स और कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प। बच्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना, आपने कभी स्टैम्प ड्यूटी देखी है, अच्छा स्टैम्प पेपर देखा है, पेपर देखा है, और एक स्टिक करने वाला भी देखा है। अब ये बताओ जिगल आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या स्टैम्प एक्ट पढ़ लिया है, चलो पढ़ेंगे उसमें डिटेल में, ठीक है। ड्यूली स्टैम्प्ड, पहले वर्ड का मतलब समझो, हमने ये पढ़ा था ट्रांसफर डीड ड्यूली स्टैम्प्ड होनी चाहिए, ये पढ़ा था आगे। ड्यूली स्टैम्प्ड से हमारा मतलब क्या है कि प्रॉपर स्टैम्प की वैल्यू पे होनी चाहिए, और बस वैल्यू पे नहीं होनी चाहिए, उसका प्रॉपर कैंसिलेशन होना चाहिए। कभी देखा है आपने कि आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो या फिर रजिस्टर पोस्ट करते हो तो उसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी स्टिक करते हैं और उसको ऊपर ऐसे गोद देते हैं, कभी देखा है, कभी प्लेन छूटा देखा है, कभी नहीं, ये लॉ बोलता है, क्या ये बात आपको पता है, पहली बात तो ध्यान ही नहीं दिया, अब ध्यान देना चालू कर देना। कभी भी आपके पास कुरियर या कुछ भी आता है तो उसमें ऐसी छोटी छोटी स्टिक्स लगी होती है स्टैम्प की, क्या उसमें कुछ गुदा हुआ रहता है क्या, ध्यान देना, हमेशा गुदा रहता है, क्योंकि लॉ बोलता है वो गुदा होना चाहिए, ठीक है। तो दो टाइप के स्टैम्प होते हैं, एक होता है एडेंसिव, दूसरा क्या होता है इम्प्रेस्ड। पहले क्या लिखा है एडेंसिव, दूसरा क्या लिखा है इम्प्रेस, नाम याद हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि एडेंसिव कौन सा होता है, इम्प्रेस कौन सा होता है, ठीक है। देखो दिख रहा है, ये देखा है स्पेशल एडेंसिव दिख रहा है, एडेंसिव ये स्टिक्स होते हैं, दिख रहा है आपको, पहला वाला दिख रहा है, उन्होंने फोटो क्लिक की, दूसरे वाले में कुछ गुदा दिख रहा है, और किसमें कुछ ये छोटे छोटे, वेरी गुड, क्यों गोदा जाता है, ताकि रीयूज ना हो, क्या बात समझ में आ रही है।
मैंने 5-10 रुपए का ये स्टैम्प ड्यूटी खरीदी, मतलब सरकार को पे कर दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको वो कुरियर भेजा, आपको किसी और को भेजना है, आपने उसमें से ऐसे निकाला और दोबारा से रीयूज कर लिया। क्या कर सकते हो, क्या रहिए, गोदने का पर्पस ही ये रहता है कि रीयूज ना हो, क्योंकि सरकार को तो बार बार चाहिए स्टैम्प ड्यूटी, आपने फिर से भेजा लेकिन सरकार को स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी। लेकिन क्या पता चल रहा है, वैसे चिपका दो, जब आप किसी कुरियर वाले के पास जाओगे, पोस्ट ऑफिस के पास जाओगे, वो क्या देखेगा, ये तो गुदा हुआ है, निकालो इसको, नया खरीदो, चिपकाओ नया, फिर वो अलग से गोदेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? या तो आप ही उसे गोद दो, अगर आपने नहीं गोदा तो वो कौन करेगा, पोस्ट ऑफिस वाला कर देगा, कुरियर वाला कर देगा। नहीं भाई मैं तो गोद दूंगा इसे, क्यों गोदेगा, क्योंकि रीयूज ना हो, क्योंकि उन्हें तो लॉ फॉलो करना है ना। तो ये वाले जो होते हैं चिपकाने वाले, ये होते हैं एडेंसिव, ये अक्सर आपने देखा, देखो हर किसी में ऐसा गुदा दिख रहा है। अच्छा ये वाला दिख रहा है आपको, ये खोल के दिखा रहे, ये वाला, ये कितना गोदा हुआ है, देखो पूरी सील वील लगा दी। अब जब आप इसे निकालो कहीं और चिपकाओगे तो समझ में आ जाएगा ना, रीयूज कर रहे हो, तो पर्पज ही ये होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया एडेंसिव। अब देखते हैं इम्प्रेस्ड। चलिए ये दिख रहा है आपको, सबसे पहला वाला, ये क्या होता है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड होता है ना, तो इम्प्रेस्ड मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी है और हल्का सा छूते हो जब आप, थोड़े से उभरा उभरा सा लगता है, कभी देखा है स्टैम्प पेपर को छुआ है तो हाथ में फील आता है, प्रॉपर्टी के पेपर है ना। चलो तो इन शॉर्ट दो टाइप के स्टैंप होते हैं, इन्होंने कहा साफ साफ उनके शब्द ये है, जब भी डीड बनाओगे तो सरकार को स्टैम्प ड्यूटी पे कर देना, और स्टैम्प ड्यूटी पे करना तब हम मानेंगे जब आप उसे क्या करोगे, अच्छी तरीके से क्या करोगे, कैंसिल करोगे। पहले हेडिंग तो देख लो नलाई को, क्या लिखा है, स्टैम्प ड्यूटी क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखा है, एफेक्स मतलब एफेक्सेशन मतलब प्रॉपरली सही वैल्यू की चिपकी हो। सरकार ने बोला 100 रुपए, तो 100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, बस 50 की लगा के दे दिया आपने कि हाँ देखो चिपकाई तो है, लेकिन क्या वैल्यू प्रॉपर है, क्या नहीं। कैंसिल होना चाहिए ताकि रीयूज ना हो, तब जाके हम मानेंगे आपका वैलिड, अदरवाइज हमारे लिए वैलिड नहीं है। ये लिखा है अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन मेंशन होना चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं करेगी आपका ट्रांसफर जब तक आप इसे ड्यूली स्टैम्प ना करो। ड्यूली स्टैम्प का मीनिंग बताया है, एडेंसिव स्टैम्प नॉट लेस देन प्रॉपर अमाउंट, एक सरकार ने अमाउंट डिसाइड कर रखा है। स्टैम्प मस्ट भी क्या होना चाहिए, कैंसिल। समझ में आ गया कैंसिल क्यों, ताकि कैन नॉट बी यूज अगेन। अगर कैंसिल नहीं हो तो डीम टू बी अनस्टैम्प्ड। एग्जाम में पूछा जा सकता है कब हम मानेंगे अनस्टैम्प, तब मानेंगे जब आपने उसे कैंसिल नहीं किया, भले ही चिपकी हुई है सरकार को दे रखी है, लेकिन आपने क्या नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया है जानबूझकर, ताकि आप इसे निकाल लो और बाद में रीयूज कर लो, तो ये गलत मान लिया जाएगा, हम मान लेंगे कि ये आपका क्या है, अनस्टैम्प। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो क्या लिखा है, 1 जुलाई 2020 दिख रहा है, ट्रांसफर कर रहे हो या फिर इश्यू कर रहे हो, क्या डिबेंचर, ये स्टैम्प ड्यूटी का रेट दे रखा है, दिख रहा है, किस पे लगता है, वैल्यू पर। कभी घर की रजिस्ट्री के बारे में सुना है, 1 करोड़ का मैंने घर बेचा, कितनी लगेगी स्टैम्प ड्यूटी, ये जो है ना 0.001% है, ये तो बोल रहा है डिबेंचर का है ना, तो सबके अलग अलग रेट होते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो कौन से रेट की बात कर रहे थे, ओके स्टिकर्स की बात करूँ, जो वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो 5, 10, 20 ऐसे के आते हैं, लेकिन जो स्टैम्प पेपर होते हैं वो थोड़े से, वो छोटे छोटे ना, हाँ ये ऐसे ही 5-5 रुपए के आते हैं, हाँ ये 5 रुपए के होते हैं, पोस्ट ऑफिस से खरीदने होते हैं तुम लोग को। आप बोलोगे 5 रुपए के दे दो, वो कोई भी उठा के दे देंगे, कुछ भी बना होगा उसमें 5 रुपए दे देगा। या फिर आपको 20 के चाहिए तो 5-5 के कितने दे देगा, 4 दे देगा, 1-1 हजार के। फिर वो छोटे नहीं होते, फिर वो कौन से होते, खत्म कर देंगे। पुराने जमाने में बड़े वैल्यू के चलते थे, आज के जमाने में आपको स्टैम्प पेपर भी बड़ी वैल्यू का नहीं मिलेगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 500। अगर आप अपनी रजिस्ट्री देखोगे आपको 1000 का दिख जाएगा, आपको 10,000, 20,000 के भी दिख जाएंगे, 50,000 के भी दिख जाएंगे, लेकिन वो पुराने थे। अब आज से आपकी वर्किंग अगर मैं कहूं, बीइंग अ सीएस जब काम करोगे आपको 500 से ज्यादा का स्टैम्प पेपर नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि सरकार ने क्या बोला, बहुत चोरी हो रही है स्टैम्प की बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। अब जितने भी स्टैम्प पेपर खरीदोगे 500 से ऊपर ई फॉर्म में खरीदोगे, दैट वाज ई स्टैम्प। समझ में आया। तो क्या आपको अब 10,000, 20,000 के दिखेंगे, जो पहले दिखते थे पुराने डॉक्यूमेंट में नहीं दिखने वाले। क्लैरिटी है। तो कितने से ऊपर बोल दिया, ई स्टैम्प 500 से ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, शेयर ट्रांसफर करना ना। इन्होंने कहा डिबेंचर को लेके ये रेट है, देन सिक्योरिटी अदर देन डिबेंचर
ये रेट है, सबके अलग अलग रेट है और ये रेट बदलते रहते हैं, तो क्या ये रेट याद करने की जरूरत है? याद करने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है? केस को ऊपर से देखो, डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं किया था तो स्टैम्प मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। कैंसिलेशन का मतलब क्या है? क्या लिखा है ये रीड करो। सिंगल एक लाइन ऐसी खींच दो तो भी हम उसे क्या मानेंगे? आपने इसे कैंसिल किया है। एक्चुअली में कैंसिल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सिंगल लिख दो, कभी कभार आपको नोटिस आपने क्या होगा, आपकी जो फोटो होती है कॉलेज में उसको बोला जाता है टेस्ट करो सिग्नेचर इस तरीके से करो कि फोटो में भी लग जाए और आधा फॉर्म में भी हो जाए, ऐसा बोला जाता है। क्या लॉजिक है? ताकि आपकी फोटो रीयूज ना हो, क्योंकि वो फोटो निकाल के कोई और कहीं और लगा सकता है ना। आपने गोद दिया, अब जब भी कोई फॉर्म देखेगा तो गुदा हुआ देखेगा, तो हम ट्राई करते हैं वैसा ही साइन मारने का। होता है ऐसा, उस फोटो को भी बचाना है, सेम साइन मारना है। तो स्टैंप में भी ऐसा ही है। क्लियर है? क्या समझ में आया? ट्रांसफर कर लिया, आरओसी को नहीं बताओगे? एनुअल रिटर्न होता है उसमें बता देना। फॉर्म, नया फॉर्म अपनी डिक्शनरी में ऐड करो। एमजीटी 14 क्या है? PAS 3 क्या है? SH7 क्या है? शेयर से रिलेटेड था। SH7 नलाइको। SH7 क्या बोलता है? ऑल्टर करना है क्या? कैपिटल कॉज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बता दो। MGT 14 इंपॉर्टेंट है, PS3 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट MGT 7। याद रहेगा क्या है MGT 7? एनुअल रिटर्न फाइल करना। ये एनुअल रिटर्न फाइल कब, कहाँ, कैसे करना है, ये आप ही को करना होता है। बहुत डिटेलिंग हम इसमें पढ़ेंगे। तो MGT 7 इज एनुअल रिटर्न। पूरी भरते हो कंपनी की और बताते हो आरओसी को कि हमने पूरे साल भर में क्या क्या किया। एनुअली रिटर्न है ना। क्लियर है बच्चों? मेरे नालायक बच्चों बताओ, हेडिंग क्या लिखा है? हेडिंग क्या लिखा है? स्टैट्यूटरी रेमेडी किसको मिल रही है? ये जो हमारी बोर्ड है ना, उसने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। आप खुद 1% का दिमाग लगाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया, कहां जाओगे शिकायत करने? NCLT। बात समझ में आ रही है? पूरा पैराग्राफ बोल रहा है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आपने ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर रिप्लाई करेगी कौन? कंपनी। रिजेक्ट कर दिया तो वो रिप्लाई आ जाएगा। जिस दिन भी रिजेक्शन आया वहां से 30 दिन के अंदर कहां पहुंच जाओ? NCLT। जिस दिन रिजेक्शन आया, कंपनी अगर एक्टिव है तो रिजेक्शन उन्होंने खुद से बोल दिया, लेकिन कंपनी एक्टिव नहीं है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, शांत है, तो आपको फिर कितने दिन वेट करना है? 60 डेज। वापस पहले 30 दिन किसके हैं? कंपनी का रिप्लाई आ जाना चाहिए 30 दिन के अंदर रिफ्यूजल का। जिस दिन रिफ्यूजल आया वहां से 30 दिन के अंदर पहुंच जाओ कहाँ? NCLT। लेकिन अगर रिफ्यूजल ही नहीं आया, शांत है कंपनी, तो कितने दिन के पहुंच जाओ? 60 डेज। बात तो एक ही हो रही है ना। 30 दिन का मौका दिया, फिर 30 दिन के बाद पहुंच जाओ। कुछ नहीं बोला तो पूरे टोटल क्या होते हैं? 60 डेज। एट द एंड आपके पास रेमेडी क्या है? ट्रिब्यूनल के पास पहुंचने की। दैट्स इट। क्लियर है? अब बोला भाई पब्लिक कंपनी के पास क्या है? सेम रेमेडी, लेकिन इनकी जो रेमेडी है इसमें बस डेज कम है। इन्होंने कहा पहले 30 डेज में तो कंपनी रिप्लाई करेगी। रिप्लाई अगर आता है तो 60 डेज है। रिप्लाई अगर आता है तो क्या है बच्चा? 60 डेज। रिप्लाई नहीं आता तो कितने दिन रुकने का? 90 डेज। बस टाइम ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी में पहले 30 डेज थे, फिर क्या थे? 30, फिर क्या थे? 60। पब्लिक कंपनी में पहले 30 थे, देन 60, देन 90। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वाला 30 डेज क्या बोलता है? रिप्लाई आ गया है तो 30 डेज के अंदर NCLT, रिप्लाई नहीं आया तो 60 डेज। पब्लिक कंपनी बोलता है पहले 60 डेज, नहीं आया तो 90। याद रहेगा? पूछूंगी, पढ़ लेना एक बार नालायको, पूरा रीड करना है। केसेस भी रीड करोगे? बोलो हाँ। चलो छोड़ दिया मैंने तुम लोग को, केस रीड कर लेना। खुश रहो। हाँ मैं ही हूं बच्चे। बस एक इंपॉर्टेंट केस मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करता है कि ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मान लो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नहीं डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी जो ये पावर है अपने सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया, उसने रिजेक्ट किया, तो क्या वो कर सकते हैं? याद रखना बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि इस केस में वो लिखा है ट्रांसफर कमिटी एक अलग से बनाई गई थी और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या इसे वैलिड माना जाएगा? नहीं। ये जो राइट है, कौन सा वाला राइट? रिजेक्ट करने वाला राइट, ये वन एंड ओनली किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये पावर किसी को भी डेलीगेट कर सकते हैं नहीं है। याद रहेगा?
तो प्लीज केस पढ़ते वक्त ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और सारी चीजें आप रीड कर कर आओगे। आज की सभा समाप्त।